स्टेज पर जलवा फरमा ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवा, उसके सोल मेरे दिल के बहुत करीब, जिनकी दावत को मैं नहीं कह पाता हूँ, ऐसे हमारे इंतखाब आलम साहब, जिनकी सरगर्मियों से, अच्छे कामों से आदिलाबाद बखूबी वाकिफ़ है। स्टेज पे जलवा फरमा ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के एक और बेहतरीन शख्स हमारे अज्जू भाई, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं, और हमारे कारी साहब, इमाम साहब बहुत दूर भैंसा से तशरीफ़ लाए, मेरे बड़े अज़ीज़ इंसान, स्कूलों के प्रिंसिपल, टीचर्स और मेरे सामने बैठे बहुत प्यारे प्यारे बच्चों। आज का ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि आदिलाबाद के इन बच्चों को आने वाले 5 से 10 साल दिखाए जा सकें कि किस तरह की दुनिया में हमने कदम रख दिया है, किस तरह की दुनिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और अगर आज मेरी ये बात आपके दिल में उतर जाए और आज यहाँ से आप कुछ लेकर जाएं, तो अपना करियर, अपनी पढ़ाई, कम से कम कल सुबह के सूरज के साथ कुछ ऐसे चेंज करे कि आने वाली ज़िंदगी में, आने वाली दुनिया में आप उसके लिए तैयार हो सके। जब हम लोग नागपुर से चले यहाँ आने के लिए, तो क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट इंसान हमारी गाड़ी चला रहे थे, इसलिए उन्हें किसी भी तरह के लोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब ये नागपुर मेरे घर आ रहे थे तो इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या एड्रेस पहुंचना है, कहाँ आना है। तो मैंने ना इन्हें पूरा एड्रेस बताया, ना कहाँ आना है, कहाँ पहुंचना है ये बताया, बल्कि मैंने वही किया जो आप करते। मैंने व्हाट्सएप पे इन्हें एक लोकेशन भेज दिया। उस लोकेशन ने उन्हें गाइड किया और गाइड करके मेरे घर तक पहुंचा दिया। आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि गूगल कैलिफोर्निया की एक कंपनी है, वो अमेरिका में है, लेकिन नागपुर और आदिलाबाद की हर गली और उस गली में पड़ने वाली हर जगह का एड्रेस उसमें फीड है। क्या ये किसी इंसान के लिए पॉसिबल है कि वो दुनिया के तमाम पते याद कर ले? जवाब है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या ये मशीन के लिए पॉसिबल है? जवाब है बिल्कुल हाँ है। श्रीलंका हो या ब्राजील हो या ऐसे किसी देश का नाम हो, तस्मानिया, जिसका नाम भी आपने नहीं सुना, उसकी हर गली और उस गली में पड़ने वाले हर पते को ना सिर्फ वो याद रखता है, बल्कि सिंगल क्लिक करने से मुसाफिरों को उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि आपको घर में सबसे अच्छा कौन समझता है, तो लड़कियों की तरफ से अमूमन ये जवाब आता है कि हमें घर में सबसे अच्छा हमारे वालिद समझते हैं। देखिए, बहुत सारी बच्चियों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, और मैंने अक्सर और बेशतर देखा है, जो बच्ची पढ़ी लिखी कामयाब प्रोफेसर, डॉक्टर या कलेक्टर बनती है, उस बच्ची के पीछे उसके वालिद का हाथ ज़्यादा होता है। वरना जो हमारी फुफ्फुएँ होती हैं, खालाएँ होती हैं, नानियाँ होती हैं, दादियाँ होती हैं, वो चाहती नहीं है कि हम ज़्यादा पढ़ाई करें। उनका ये कहना होता है जल्दी शादी करो, और वो इस बात को बड़ी मोहब्बत से कहती हैं, ये कहते हुए कि इस दुनिया से जाने से पहले मैं इसकी शादी देखना चाहती हूँ। तो वो हमारा करियर वहाँ पे सेट कर देती हैं। लेकिन उस करियर में उनकी इस राय से लड़कर अगर कोई पढ़ लेता है, तो उसकी पढ़ाई के पीछे उसके वालिद का बहुत बड़ा हाथ होता है, और उस वालिद को अपने बच्चे पे बहुत भरोसा होता है।
तो अक्सर लड़कियां ये कहती हैं कि घर में सबसे अच्छा मुझे मेरे वालिद हुजूर समझते हैं, और हम लड़कों का एक ही जवाब होता है। पैदा होने के दिन से हमें सबसे बड़ा वकील मिला हुआ है हमारी माँ। जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, हर कोर्ट, हर कचहरी में वो हमारा केस लड़ रही है, और बड़ा मज़ेदार वकील है वो। सारे सबूत, सारे गवाह हमारे खिलाफ होते हैं, उसके बावजूद वो हमारे सामने खड़ी होती है और कहती है मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। दुनिया कहती है नहीं, इसी ने किया है। वो कहता ना, किसी ने भी किया हो लेकिन मेरे बेटे ने नहीं किया। हमें हमारी माँ घर में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझती है। लेकिन जिन बच्चों के भाई बहन हैं उन्हें ये बात पता होगी जो मैं अगली बता रहा हूँ। अगर हमारा मूड खराब हो, या हम खुशी में हो, या कहीं दिल टूटा हो, या गुस्से में हो, तो घर में ना वालिद ना वालिदा, सबसे पहले हमारे भाई बहन पकड़ते हैं। वो कहते हैं आज क्या हुआ, तू मुझे पहले बता दे। तो कहा क्यों, पहले क्यों बता दूं? कहा अब्बू के सामने गवाही होगी तो मुझे क्या बोलना है। जब तुम्हारी फाइल खुलेगी और जब पूछताछ शुरू होगी तो मेरा तो बयान भी लिखवा दे, मैं क्या बोलूँगा, क्या हुआ। पर बच्चों ये बात पिछले सदी की थी। आप आखिरी जनरेशन है जिनके साथ ये हो रहा है। आपको मालूम है इसके बाद आने वाली जनरेशन को घर में सबसे अच्छा कौन समझेगा? इसके बाद आने वाली जनरेशन को ना घर में वालिदा समझेंगी, ना वालिद समझेंगे, ना भाई बहन समझेंगे। इसके बाद आने वाली जनरेशन को घर में सबसे अच्छा यूट्यूब समझता है। और वो यूट्यूब क्यों समझता है? क्योंकि आपके वालिद, आपके वालिदा, आपके भाई बहन आपको एक्टिव वक्त में देखते हैं, पर यूट्यूब आपके राज जानता है जो इनएक्टिव वक्त में आप करते हैं। सवेरे उठकर पहला वीडियो देखना कौन सा पसंद करते हैं? स्कूल से आने के बाद लगातार 60-70 कौन से वीडियो शॉर्ट्स आप देखना पसंद करते हैं? नींद ना आए तो किसकी तकरीर सुनना पसंद करते हैं? और YouTube ने भी किसी चरस बेचने वाले की तरह चरस को ऑर्गेनाइज करके रखा है। अगर कोई चरस बेचने वाला है, एक ही तरह की चरस बेचता है, तो हम उसके पास रोज नहीं जाएंगे। लेकिन चरस बेचने वाला अगर हर दिन पिछली चरस से थोड़ी ऊंची चरस अगर बेचता है, तो हम उसी के पास बार बार लौट कर जाएंगे। YouTube आपके मन पसंदीदा वीडियोस को रैंक करके सजा के रखता है। इसीलिए उसकी एक रीसेंट रिपोर्ट आई है जो आपको सुनना चाहिए। YouTube कहता है हमारे पास कोई एक वीडियो देखने आया और वो 60 वीडियो देख कर गया। देखने कितने वीडियो आया था वो, और देखकर कितने गया? उसके बाद कई लोग ये पूछते हैं कि जुम्मा से जुम्मा इतने फास्ट कैसे आ रहा है? अभी तो जुम्मा गया था, अभी जुम्मा वापस आ गया। जी, जुम्मा गया था और जुम्मा वापस आ गया क्योंकि मंगल, बुध और जुमेरात को आप एब्सेंट थे। तो पूछा नहीं नहीं सर, मैं तो रोज कॉलेज जाती हूँ, मैं तो कभी एब्सेंट नहीं रहती। नहीं नहीं, मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा। वो वक्त जो फैमिली के साथ बिताना चाहिए था, वो वक्त जिसमें भाई बहन के साथ बात करनी चाहिए थी, वो सारा वक्त आपका नया रिश्तेदार यूट्यूब ले गया। इसीलिए जुम्मा से जुम्मा कितना फास्ट गया, किसने आपका वक्त चुराया, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया। अब आप देखिए कि YouTube को आपकी पसंद मालूम है, गूगल को आपके घर की गली, उसमें घर का नंबर, उसमें एड्रेस, हर चीज मालूम है। Amazon को यह मालूम है कि आप किस तरह की चीजें खरीदना पसंद करते हैं।
और व्हाट्सएप को यह पता है कि कौन सा स्टेटस आप लगाते हैं, किस मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं। हर किसी ने आप पर नजर रखी हुई है, तो आप पढ़ क्या लोगे? कौन सी ऐसी चीज पढ़ोगे जिससे आप इन मशीनों का मुकाबला कर सकते हो? एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। पहले आलिम के साथ मुनाजरा करने के लिए एक आलिम चाहिए होता था, और ऐसा वैसा आलिम नहीं चाहिए जिसने हदीस की सारी किताबों पे, कुरान पर, आयत पर, सीरत पर गहरी नजर, गहरी पकड़ रखी हो, ऐसा इंसान चाहिए होता। लेकिन आप अगर अभी इमाम साहब के साथ बैठेंगे, आप कोई हदीस सुनाएंगे, इमाम साहब ऑब्जेक्शन लेंगे, ये हदीस किस किताब में है, आपको जाकर किताब लाने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पर वो हदीस बोलकर जैसे ही बटन प्रेस करेंगे, 3 नैनो सेकंड मतलब 1 सेकंड के तीसरे हिस्से में वो किताब वहीं खुल जाएगी, और आप अपना हवाला उनको दिखा सकते हैं कि देखिए ये खुल गई। इसका मतलब इमाम साहब का काम भी गूगल कर रहा है। हमसे ज्यादा हमारी जिंदगी पर पढ़ाई भी गूगल कर रहा है। तो फिर सर ऐसे जमाने में हम क्या पढ़ेंगे? तो आपके दिल में एक बात आती होगी, नहीं सर, पढ़ा हुआ दोबारा किसी काम लायक पैदा करना, ये काम कम से कम हम करते हैं। लेकिन आपने अगला नाम जरूर सुना होगा, उसे चैट जीपीटी कहते हैं ना। चैट जीपीटी क्या करता है? दुनिया का कोई भी सवाल पूछो, उसका जवाब शानदार आंसर बनाकर हमें देता है। तो क्यों ना इम्तिहान में चैट जीपीटी को बिठाया जाए, आपको क्यों बिठाया जाए? और आपको मालूम है चैट जीपीटी के बारे में, लोग उससे दवाइयां पूछ रहे हैं। आपको मालूम है चैट जीपीटी के बारे में, लोग वकीलों के पास नहीं जा रहे कॉन्ट्रैक्ट बनवाने, वो चैट जीपीटी से 9 नैनो सेकंड में अपने ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट बनवा ले रहे हैं। चैट जीपीटी गुलजार के गीत से अच्छे गीत लिख रहा है। जब इन्हीं मशीनों को हर चीज करनी है, तो फिर इंसान क्या करेगा? हमारा भविष्य क्या है? हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? हम क्या बनेंगे बड़े होकर? हाँ, तो इंसान करेगा कैसे? आपने गूगल को गाड़ी चलाते देखी है कभी? नहीं देखा है। इंसान को गाड़ी चलाते देखा है? आजकल लोकेशन डालने के बाद इंसान किसके कहने पर ब्रेक लगा रहा है और किसके कहने पर एक्सीलरेटर दबा रहा है? गूगल उसे हर सेकंड हिदायत देता है, इन 300 मीटर्स टर्न लेफ्ट, ब्रेक मारो, ग्रामर बदल जाता है, आफ्टर 300 मीटर्स टर्न लेफ्ट। इंसान बस वही कर रहा है जो गूगल उसको बता रहा है। 4-5 साल और ये जितने छोटे बच्चे हैं ना, इनको कभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। क्यों? जब तक ये कार चलाने वाली उम्र में पहुंचेंगे, गूगल सच में कार चला रहा होगा और इंसान उस कार में चुपचाप बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा होगा। ऐसे फ्यूचर के लिए हमने क्या तैयारियां की? सर डॉक्टर बनेंगे, सर डॉक्टर बनेंगे, लेकिन एक्सरे अगर चैट जीपीटी पढ़ेगा। डॉक्टर बनेंगे सर, लेकिन अगर दवाई चैट जीपीटी लिखेगा। नहीं सर। वकील बनेंगे सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चैट जीपीटी लिखेगा। नहीं सर। एमबीए करेंगे सर, अगर अमेज़न का सॉफ्टवेयर हर किसी के मिजाज के हिसाब से उसे बेचेगा, तो फिर इंसान की बेचने में भी जरूरत क्या पड़ेगी? और हमें इस बात का बहुत डर है कि बहुत जल्दी एक वक्त आने वाला है जिसमें कान में इंसान एक डिवाइस पहन कर जाएगा और एग्ज़ाम देने का नाटक करेगा। मतलब वो कोई पढ़ाई नहीं करेगा। क्या करेगा? कान में एक छोटा सा डिवाइस पहनेगा जिसमें चैट जीपीटी कनेक्टेड होगा। तो वहाँ क्वेश्चन होगा, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कितने साल बिताए? तो वो सोचेगा, अरे यार गांधी जी ने
गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में, मुझे याद था, कितने साल बिताए। चैट जीपीटी धीरे से कान में बोलेगा पूरे 23 साल बिताए। हाँ, मुझे याद आ गया, 23 साल बिताए। गांधी जी की बीवी का नाम क्या था? धीरे से कान में कहेगा कस्तूरबा गांधी। और वो इन्विजिलेटर के सामने इस बात का नाटक करेगा कि मुझे इस पेपर को सॉल्व करने में बहुत मेहनत लग रही है, बहुत चीजें सोचनी पड़ रही। लेकिन आप जानते हैं, ऐसे ज़माने से बचने के लिए एग्ज़ाम का फॉर्मेट ही चेंज हो जाएगा। ना एग्ज़ाम में ये सवाल आएगा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में कितने साल थे, ना एग्ज़ाम में ये सवाल आएगा कि गांधी जी की बीवी का नाम क्या था। आप चैट जीपीटी कान में पहन कर जाएंगे, सामने आंसर शीट आएगी, क्वेश्चन पेपर 9:30 बजे आपको खोलने को दिया जाएगा। जैसे ही आप खोलेंगे, पहला सवाल, आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते। आप चैट जीपीटी से धीरे से कान में कहेंगे, आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते। चैट जीपीटी कोई जवाब नहीं दे रहा है। आप कहेंगे, अरे तुझे तो सब पता है, क्या कस्तूरबा पूछ लो, साउथ अफ्रीका में कितना वक्त बिताया वो पूछ लो, ये मत पूछो कि आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते। कहा क्यों? कहा इसका जवाब सिर्फ इंसान दे सकते। कहा कौन से इंसान? कहा वो जो रट कर नहीं पढ़ते, हर चीज की गहराई में जाना पसंद करते। आप मशीन से कहेंगे, नहीं, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम है, तुमने मुझ पर नजर रखी है, तुम्हारे पास इतना डेटा है जितना दुनिया में किसी के पास नहीं है। मशीन कहेंगी, सर वो है, पर वो गहरी सोच और वो चीज़ों को करीब से पकड़ना सिर्फ उस इंसान के बस की बात है जो अपने पढ़े हुए पर बैठकर सोचता है। चैट जीपीटी सिम्टम सुनकर दवा लिख सकती है, लेकिन सिर्फ एक डॉक्टर जिसने अपनी पढ़ाई इतनी गहराई से की है कि दवा लिखने से पहले वो पूछता है, तुम्हें किडनी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम्हें हार्ट बीट बढ़ने की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, हाँ, क्योंकि मैं दवा ऐसी दे रहा हूं। वो कॉन्ट्रैक्ट लिख सकता है, लेकिन वो वकील ही है जो सामने वाली पार्टी की नीयत देखकर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिख सकता है कि 10 साल बाद अगर एग्रीमेंट टूटने वाला हो तो वो पार्टी इसको महसूस करे कि जिस वकील ने ये बात बनाई थी, इस दिन को देखते हुए बनाई थी। इसका मतलब है बच्चों, डेटा जमा नहीं करना है, चीज़ों को नहीं रटना है। क्या करना है बताओ? क्या करना है बताओ? समझना है और चीज़ों की गहराई में जाना है। बहुत सारे लोग ये सोचकर डर जाते हैं कि अमेज़न से हम कोई भी चीज़ आदिलाबाद में 3 से 4 डिलीवरी डे में मंगा सकते हैं। अगर मेरी दुकान होती एसी बेचने की, मोबाइल बेचने की, तो हम एसी और मोबाइल की दुकानों में जाकर क्या करते हैं? हम मोबाइल वाले से उसका दाम पूछते हैं, भैया ये वाला मोबाइल कितने का है। वो जितना दाम बताता है हम उसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे चेक करते हैं। अगर यहां सस्ता मिल रहा है तो हम उससे नहीं लेते, हम बिना लिए बाहर आ जाते हैं और अमेज़न से ऑर्डर करते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या उस अमेज़न के ऐप आने से उस मोबाइल बेचने वाले की आमदनी कम हुई कि नहीं हुई? हुई ना। अंदर गए, दाम पूछा, कंपेयर किया, अमेज़न पे दिवाली का महासेल है, चुपचाप बाहर आ गए, ऑर्डर कर दिया। दुकान वाले से हमने कितना इस्तेमाल किया? उससे सिर्फ दाम पूछा। ऐसे ही है ना, उससे क्या पूछा? सिर्फ दाम पूछा। सर अमेज़न तो सबकी नौकरियां खा जाएगा, सबके व्यवसाय खा जाएगा। जैसे नूरी चश्मा घर होता है हर शहर में, चश्मा बेचने की दुकान ऐसी होता है ना,
और नूरी नाम है, इसका मतलब है मियाँ भाई की चश्मा बेचने की दुकान। मियाँ भाई रोज सवेरे सारे चश्मों को साफ करके फिर से सजाते हैं, दिन भर कोई ग्राहक नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक ऐप है मोबाइल में जिसका नाम है लेंसकार्ट। आपको अपने सेल्फी का कैमरा खोलना है, लेंसकार्ट का ऐप दबाना है, आपके सेल्फी में वो चश्मा लगा के दिखाता है और उंगली के इशारे से फ्रेम बदलते हैं। और जैसे ही आपका पसंदीदा फ्रेम आए बस क्लिक करिए, अगले दिन उसी जगह जहां से क्लिक किया गया था 24 घंटे पे एक चश्मे पे एक चश्मा फ्री लेंसकार्ट आपको दे के जाता है। और नूरी चश्मा घर वाला जो है बेचारा, वो नमाज के लिए आता है, इमाम साहब पूछते हैं उससे हाथ मिलाते हुए, इमाम साहब कहते हैं कि आजकल बड़े उदास दिखते हो, क्या बात है? कहा कुछ नहीं। इमाम साहब कहते कुछ तो बात है। तो कहता है पता नहीं, दुकान चल नहीं रही। इमाम साहब उसके दिल को तसल्ली देने के लिए उसे हक बात कहते हैं, उसके सर पे हाथ रख के कहते हैं अल्लाह आजमाइश ले रहा है, जिस दिन ये आजमाइश खत्म होगी इंशाअल्लाह छप्पर फटेगा इंशाअल्लाह। वो भी बेचारा खुश हो जाता, इमाम साहब ने कुछ देर के लिए मेरा दिल रख लिया। लेकिन बिक तो लेंसकार्ट का रहा है और ये बेचारा इस करवट में सो रहा है कि क्या पता ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जिन चीजों से आपको डर लगता है दरअसल वही आपकी ताकत है। कैसे? अगर आप न्यूयॉर्क, लंदन और न्यू दिल्ली की चीज आदिलाबाद में उस ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं तो इसका एक मतलब है, पूछिए क्या? अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज है तो वही ऐप आदिलाबाद से उठाकर उसे न्यू दिल्ली, लंदन और मुंबई में बेच सकता है। अगर आपके पास सच में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तो आपको यह हिजाब छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग चैट जीपीटी से करके अमेज़न पे उस प्रोडक्ट को लिस्ट करवा के अगर 10 बिक गए और 10 के 10 लोगों को पसंद आ गया तो एक नए जमाने में हम आ गए हैं। वो वहां जाकर रेटिंग लिख देते हैं, वो 5 में से 4.5 स्टार देके लिखते हैं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सब लोग खरीदो। एडवर्टाइजमेंट देखकर आपने आखिरी बार कौन सी चीज खरीदी थी? बहुत पहले सर कुछ लिया होगा। पिछले कई सालों से आप रेटिंग और रिव्यू पढ़कर चीजें खरीद रहे हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? इसका मतलब है अल्लाह के डर से, ईमानदारी से बिजनेस किया जाता था। आज अल्लाह का वो डर एक नई शक्ल में है। लोग मेरे प्रोडक्ट के बारे में सच्चाई बता देंगे, इसलिए मुझे प्रोडक्ट बनाते समय ही इतना ऊंचा बनाना है और इतना सच्चा उसका दाम रखना है एज अ मोमिन कि एक आदमी ले वो 100 को बताए, और कैसे बताएगा? वो रेटिंग में लिख दे कि इस दाम में सबसे अच्छा प्रोडक्ट ये है। सिर्फ आदिलाबाद आपका मार्केट नहीं है, पूरा इंडिया आपका मार्केट नहीं है, पूरा वर्ल्ड आपका मार्केट है। इसका मतलब आप पोयम लिखने में अच्छे हैं, आप आर्टिकल लिखने में अच्छे हैं, आप जिंदगी को बताने में बहुत असर रखते हैं। आपका एक वीडियो, एक आर्टिकल, एक पोस्ट सारी दुनिया में वायरल उसी प्लेटफॉर्म से होगी। इसका मतलब जिस चीज से हम डर रहे हैं, हमें अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। हमें उसी चीज को अपनी ताकत बनाने की, उसी चीज को अपने ताकत बनाने की जरूरत है। और जिस डेटा, जिस इंफॉर्मेशन, जिस चीज को हम आज तक रट रहे थे, उसके बारे में सिर्फ एक चीज याद रखने की है कि वो चीज गूगल पर फ्री है और आने वाले एग्जाम्स में, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो सस्ती, फ्री, सबके पास जो है उस चीज पर सवाल नहीं पूछा जाएगा।
पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, किसके बीच हुई, कहां हुई, अब ये सवाल नहीं आएंगे बच्चों, क्योंकि ये विकिपीडिया पे मौजूद है। अब सवाल वो आएंगे जो यूपीएससी पूछता है। क्या पूछता है? पानीपत में ही इतनी लड़ाइयां क्यों हुई? इसका जवाब दुनिया की किसी किताब में नहीं है, तो किसके पास है? इसका जवाब उसके पास है जो उन किताबों पे पढ़कर बैठकर गहराई से सोचता है। यह सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए था कि पानीपत में ही इतनी लड़ाइयां क्यों हुई। इसका मतलब आज का सबक नंबर 1, जो चीजें आपकी रोजी रोटी छीनने वाली हैं, अगर आपके पास कोई एक टैलेंट है जिसे दुनिया ने देखना चाहिए, दुनिया ने खरीदना चाहिए, दुनिया ने समझना चाहिए, उसे आपसे मांगना चाहिए, तो जिन चीज़ों से आपकी रोजी रोटी जाने वाली है वही चीज़ें ना सिर्फ आपको रोजी रोटी देंगी बल्कि लाखों और करोड़ों का इंसान बना देंगी। पहला। दूसरा, आज का दूसरा सबक, इंफॉर्मेशन डंप करना। बहुत सारा खाकर, जैसे हम नहीं दावतों में करते हैं मुसलमान, दावतों में ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, उठे और कहा अरे भाई बहुत हो गया आज, देखा यार वहाँ तो मिठाई का काउंटर छूट गया था, कहा चलो एक मिठाई की जगह बना लेते। जैसे ही मिठाई खाई देखा वहाँ कॉफ़ी का स्टॉल लगा था, कहा यार एक कॉफ़ी भी पी लेते हैं, कल दौड़ लूँगा। उसके बाद क्या करते हैं, कॉफ़ी के स्टॉल से निकलकर 10-15 सेल्फी खींची। जाने का नाम कोई आजकल दावतों में से नहीं लेता, ऐसी है ना। और उसके बाद घर आके ज़ोर से उल्टी होती है। इसी तरह हमने आज तक एग्ज़ाम पास किया है। एग्ज़ाम से 20 दिन पहले खूब ठूस ठूस के याद किया। एग्ज़ाम को जब 2 दिन बचे तो हम सोना भी भूल गए। जिस रिक्शे में बैठकर एग्जाम देने गए उसमें भी पढ़ते हुए गए। जब तक बेल नहीं बजी बाहर कॉफ़ी पीने की तरह हम पढ़ते रहे, और जैसे ही पेपर सामने आया हमने ज़ोर से हाथ डालकर उल्टी कर दी। जितने आंसर आते थे खूब लिखा, खूब लिखा, उसके नंबर अच्छे आ गए। घर वालों ने कहा आपको पता है हमारी बेटी 70% लाई है, 85% लाई है, 90% लाई है। मतलब कहना क्या चाहते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को बता रहे हमारी बेटी उल्टी करने में 85% है, हमारी बच्ची, हमारी बच्ची उल्टी करने में 85% है, हमारी बच्ची उल्टी करने में 98% है। जितना खाती है उतना निकाल देती। और लड़कों के 60% आते, 60 से 50%। उनसे पूछो क्यों इतने कम, क्या मैं उतना ही खाता हूं जितना चाहिए। ऐसे एग्जाम बंद होने वाले हैं, तुम्हारे मुंह पर बता के जा रहा हूं। अब एग्जाम वो आने वाले हैं कि सारी किताबें खोल दो, सारे लैपटॉप ऑन कर दो, कान के अंदर एक चैट जीपीटी पहन कर बैठोगे, सवाल देखकर। हमारे बच्चे जो आईएएस की तैयारी करते हैं उन्होंने लिखा है सवाल देखकर भरी ठंडी में पसीना आता है। इसका मतलब कल से पढ़ाई कैसी करनी है। आज का दूसरा सबक, पढ़ते हुए पढ़ो, पढ़ने के बाद उसे नए नजरिए से देखो। पढ़ने के बाद उसे, अरे जोर से बोलो, पढ़ने के बाद उसे। पानी को साइंस में क्या कहते हैं? जोर से, आवाज नहीं आई। पानी को साइंस में क्या कहते हैं? पक्का? 2 सवाल पूछता हूं, नए नजरिए से देखना सिखा रहा हूं। क्या पानी की बोतल से आग लगाई जा सकती है? नहीं, मैं साफ साफ पूछ रहा हूं। सिर्फ पानी की बोतल है तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं। सिर्फ पानी की बोतल से आग लगाई जा सकती है? चलो एक नया सवाल पूछता हूं, ये पानी की बोतल ले लो, माचिस की तिल्ली जला सकते हो इससे?
माचिस की तिल्ली पानी की बोतल से जलाई जा सकती है? H2O, क्या इससे अल्लाह पाक का सबूत दे सकते हो? आज का दूसरा सवाल, अल्लाह पाक है? अरे हां कि ना? अल्लाह पाक है? क्या अल्लाह पाक कादिर कुदरत है? अरे जोर से हां कि ना? क्या अल्लाह पाक हर चीज पे कुदरत रखता है? तो मुझे इसी H2O से सबूत दो। सर मतलब मैं मतलब सर सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है। यही जमाना आने वाला है दोस्तों। सवाल, पहला सवाल सुनना, क्या पानी की बोतल से माचिस की तिल्ली जलाई जा सकती है? जवाब, सर आप थोड़ा लेट हो गए, दिन में मिलते तो मैं जलाकर दिखाती। मैंने कहा दिन में कैसे जलाती? कहा सर इस बोतल को लेंस बनाकर सूरज की किरणें माचिस की तिल्ली पे फोकस करती और जैसी सूरज की किरणें माचिस के तिल्ली के ऊपर लगे फास्फोरस पे पड़ती वो जोर से जल जाता। वो जोर से, क्या मैं झूठ कह रहा हूं? जलता कि नहीं जलता? मतलब पानी से आग लगाई जा सकती है कि नहीं लगाई जा सकती है? मतलब पिछले सदियों में ये क्वेश्चन आते थे कि पानी आग बुझाने के काम आता है। इस नई सदी में नए सवाल आएंगे। क्या पानी को कभी इस नजरिए से देखा है कि वो माचिस की तिल्ली जला सकता है? 100 में से 100 बच्चे यहां फेल हो, और ऐसे बच्चे जवाब नहीं दे पाए जिनका उल्टी करने में 98% है। मतलब आज के बाद हम किसी के भी घर गए तो वो अपने बच्चे को बुला के बोलेंगे इसके ना 97% आए हैं, तो आप कोनी मार के अपनी भाई बहन से क्या कहोगे? इसका मतलब है ये 97 उल्टी करता है। गया वो जमाना, गया वो जमाना। पूरा वेस्ट, पूरा यूरोप, सारे यहूदी किताब की हर लाइन पर सोच रहे हैं। सिर्फ एक मुसलमान है और एक इंडियन है जो अब किताब की हर लाइन रट रहा है। रॉकेट देखा है कभी? रॉकेट ऊपर जाता है, देखा है ना? उसमें जो आग जलती है वो कंटेनर देखे हैं? उस कंटेनर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन इतने जोर से जलता है कि रॉकेट वो ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर ले जाता है। मतलब हाइड्रोजन अति ज्वलनशील, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, पक्का? और वो 5th क्लास में याद है एक एक्सपेरिमेंट, मोमबत्ती जलाई, उस पे ग्लास रख दिया, मोमबत्ती के अंदर का ऑक्सीजन खत्म हुआ तो ग्लास के अंदर का ऑक्सीजन खत्म हुआ तो मोमबत्ती का क्या हुआ? मोमबत्ती का क्या हुआ? मतलब बिना ऑक्सीजन कोई चीज जल, यानी वाह रे अल्लाह पाक तेरी कुदरत आज समझ में आई। अति ज्वलनशील रॉकेट में ईंधन की तरह इस्तेमाल होने वाला 2 हाइड्रोजन। दुनिया का सबसे ताकतवर बम मालूम है? एटम बम नहीं होता है। दुनिया का सबसे ताकतवर बम हाइड्रोजन बम होता है। वो 2 हाइड्रोजन और आग लगाने वाला 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अल्लाह ने कहा कुन फयकून, 2 भड़कने वाले 1 भड़काने वाला। जैसे ही उसने कुन कहा मिलकर बुझा रहे हैं। कभी सोचा था H2O के फॉर्मूले पे कभी बैठकर ये सोचा था कि 2 जलाने वाला, 2 भड़काने वाले और एक जलाने वाला मिल जाए तो वो उस रब की कुदरत है कि वो ना भड़का रहे हैं ना जला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कभी अपने स्कूल में ऐसा करके देखना, बोलना वो आग लग गई थी पड़ोस में, अरे आग कैसे लग गई बस। फिर क्या हुआ? मैं दौड़ी, फिर मैंने ना 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन उस पर डाला। तो स्कूल की वो सहेली कहेगी तो भड़क गया होगा, ब्लास्ट हुआ क्या? कहा नहीं, उल्टा हुआ, बुझ गया।
बुझ कैसे गया? का यही तो रब की कुदरत है, वो आए थे दिल्ली से समझा के गए। इसका मतलब पढ़ा हुआ जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा पढ़े हुए पर सोचना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? इंफॉर्मेशन उल्टी करना तालीम नहीं है। हिटलर ने कितने ज्यूस को मारा यह तालीम नहीं है। हिटलर ने पूरी जर्मनी को कन्विंस कैसे किया कि ज्यूस को मारना ही चाहिए, यह समझना तालीम है। और क्या ज्यूस अपने साथ जो हुआ वो फिलिस्तीन के साथ रिपीट कर रहे हैं, इस पैटर्न को देखना तालीम है। बंद करो रटना कि हिटलर ने 2.5 मिलियन ज्यूस को मारा। नए जमाने की नई तालीम, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नया सवाल तुमसे पूछेगा। क्या पूछेगा? वो पूछेगा कि हिटलर ने पूरी जर्मनी को कन्विंस कैसे किया कि लोग मरता देखते रहे पर किसी ने कुछ नहीं कहा। और फिर नए जमाने के लोग पूछेंगे क्या हिस्ट्री से कोई पैटर्न 2023 में रिपीट होते हुए आप देख रहे हो? उस दिन के जवाब की तैयारी करो। जितने रट कर पास होते हैं ना बेटा, जितने रट कर पास होते हैं, उल्टी करने में अच्छे होते हैं, वो सारे ए ग्रेड में पास होते हैं। किस ग्रेड में? अरे सर फिर उल्टी बात हो गई। जितने लोग रट कर पास होते हैं, 90 से ऊपर % लाते हैं, वो किस ग्रेड में पास होते हैं? लेकिन फिर उनका जिंदगी में क्या होता है मालूम है? वो सारे ए ग्रेड के लोग बी ग्रेड वालों की कंपनी में नौकरियां करते हैं। और नौकरी करने वाले के बारे में किसी ने बहुत अच्छी बात कही। नौकरी करने वाले की जिस दिन नौकरी लगी, मर वो उसी दिन गया। सोसाइटी के अब किसी काम का है क्या? वो दावत में भी आ रहा है तो मोबाइल लेके किनारे जा रहा है। सर यस सर, नो सर प्लीज सर मैं कल कर दूंगी, सर सुनिए तो सर। जिसने नौकरी की उसकी मृत्यु 25 साल की उम्र में हो गई, सिर्फ उसका कफन दफन 70 साल की उम्र में हुआ। और जितने बी ग्रेड, पढ़ने में मन नहीं लगता था। पर क्यों नहीं लगता था? वो मैं ना रटने में अच्छा नहीं था। तो मन काहे में लगता था? वो किसी ने गहराई से कोई बात समझाई ना तो बहुत समझ में आता था। फिर क्या हुआ? वो बड़े होके ना ये बिजनेस के बारे में किसी ने बहुत गहरा समझाया, बस मैं उसी में घुस गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने एक कंपनी खोली। उस कंपनी में क्या हुआ? मेरी क्लास में जितने फर्स्ट आते थे सब नौकरी कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं ना मूंछ को ताव देते हुए, आई एम एजुकेटेड। तीसरी बार जैसे ही बोला ना आई एम एजुकेटेड, मेरा दिल कहता है हर वो इंसान जो किसी फील्ड में एजुकेटेड है वो बहुत सारी फील्ड में अनएजुकेटेड है। बोलो गलत बोल रहा हूं? हर इंसान जो किसी फील्ड में एजुकेटेड है वो बहुत सारी फील्ड में ऐसी है ना। कई लोगों को देखा है मैंने, टॉप कर लिया, बंगला बना लिया, गाड़ी बना ली, उसी दिन से उनकी अम्मी ने हम सब का जीना हराम कर दिया। हर दावत में हमारी अम्मी को, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरा बच्चा तो कैलिफोर्निया जा रहा है। तुम्हारी बच्ची क्या कर रही है? मेरी बच्ची तो डॉक्टर हो गई, दिल्ली शिफ्ट हो गई। तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है? ये पढ़ने में तो अच्छी थी ना, इसका क्या हुआ? कुछ नहीं बना क्या? मेरी बच्ची तो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रही है। जरा गौर से देखो, इतना पढ़ने के बाद वो अपने माँ बाप को छोड़कर निकल गए और इस बात का पूरा घमंड माँ बाप को है। इसका मतलब है उनके दिमाग ने खूब पढ़ाई की पर उनका दिल पढ़ाई से खाली रहा।
अगर वो दिमाग से एकेडमिक चीजों को पढ़ते तो हर टॉप करने वाले पे ये फर्ज है कि उसका दिल कुरान, हदीस, सीरत, ममता, दया, वो हर चीज की पढ़ाई घर में होती हो। एक कड़वा सवाल पूछने जा रहा हूं, बहुत सच्चा वाला, जवाब दोगे?